नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज हम फर्स्ट ग्रेड के जो पेडागोजी टॉपिक है, जिसमें पेडागोजी और आईसीटी के जितनी भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें आईसीटी एवं पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। हम बहुत ही टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं, जिसमें आपकी आज की चौथी क्लास है। आईसीटी एवं पेडागोजी की 3 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों, आज चौथी क्लास है, जिसमें आपको संपूर्ण आईसीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नया जुड़ा है उससे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके, जिस पर आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको मिलती रहेगी। जिसमें आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। यह फर्स्ट ग्रेड सामान्य विज्ञान व्याकरण संस्कृत एजुकेशन 2022 में पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में लेके आए हैं, जो रिपीटेड होते हैं। तो जिसमें पूछा है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पूरा नाम होता है, जिसमें इंटरनेशनल नहीं होता है, इंटरनल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यही आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट होता ही नहीं है तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पूरा नाम होता है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? ये फर्स्ट ग्रेड धर्मशास्त्र संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया था। 2020 में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो इसको कहा जाता है आपका सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी है जिसको प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को कहा जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी को परिभाषित किया गया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब। इंटरनेट का उपयोग ये भी नहीं है, छात्रों द्वारा सूचना संप्रेषण ये भी नहीं होगा शामिल। तो यही हो जाएगा इसका कि विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिसमें सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया, आंतरिक तकनीकी प्रक्रिया। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है वो है आपकी प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य क्या है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य पूछा है दोस्तों। केवल सूचना संप्रेषित करना,
सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, सूचनाएं एकत्र करना, ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो सूचनाएं भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना ही सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक एग्जाम में आया था 2015 में। अगला सवाल है आपका, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? ईमेल, इंटरनेट, शैक्षिक टेलीविजन, उपरोक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में होता है, ये सभी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इन्फोटेक का अर्थ क्या है? इन्फोटेक का अर्थ पूछा है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी, संप्रेषण, संगणक, इंटरनेट। तो इन्फोटेक का अर्थ होता है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, वो आपका इन्फोटेक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, सूचना एवं संप्रेषण की दुनिया में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1950 में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1950। अगला सवाल है आपका, उस तकनीक का क्या नाम है जो सूचना से जुड़ी गतिविधियों को नियोजित करती है, जिसमें गतिविधियों में डेटा एकत्र, प्रसंस्करण, भंडारण एवं प्रस्तुत करना शामिल है। तेजी से इन गतिविधियों में सहयोग एवं संचार भी शामिल है। उस तकनीकी को क्या कहते हैं? उस तकनीकी को कहते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है, सूचना से आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए हर विषय, हर व्यक्ति के लिए हर स्थान पर उपलब्ध होती है। यह कथन किसने कहा था? टीपीएन नहीं दोस्तों, एमपी मुफात इसने भी नहीं कहा था। एसके दुबे, हाँ इन्होंने ही कहा था। ए बरौलिया इसने भी नहीं कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईसीटी की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं है? पूछा गया है कि आईसीटी की जो व्यापक परिभाषा है उसमें शामिल नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में आया था, हिंदी के एग्जाम में 2024 में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा है आईसीटी का व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, रेडियो, पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें हैं वो आईसीटी के परिभाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है धार्मिक भावना से नहीं दोस्तों, सामाजिक स्थिति से नहीं, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से नहीं, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से। हाँ ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से प्रभावित होती है आईसीटी द्वारा शिक्षा। अगला सवाल है आपका, सूचना संप्रेषण तकनीकी। सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या करती है? विद्यार्थियों में प्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों में निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। हाँ तीनों ही है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, हाँ दोस्तों, प्रभावशाली अध्ययन व्यवस्था अध्यापन हेतु, यस, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, यस, उपरोक्त सभी, हाँ उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों होती है?
ये अलग दूसरी परीक्षा में पूछा गया है 2015 में। वो ड्राइंग की परीक्षा में पूछा गया था, ये ज्योग्राफी की परीक्षा में पूछा गया है। तो रिपीटेड हुआ है 2015 की परीक्षा में। पहले वाला आया था वो ड्राइंग की में था, ये ज्योग्राफी में आया था। तो इसमें शिक्षा की मांग हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता विषय वस्तु प्रस्तुत करने में हो जाएगा, अध्ययन अध्यापन से अधिक सरल बनाने में हो जाएगा। इसमें पॉइंट भी अलग अलग हैं, तो सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्य कौन कौन से हैं पूछा है। तो यह दिए गए डाटा का संग्रहण करता है, सही है दोस्तों। सूचनाओं का संप्रेषण करता है, सही है। सूचना प्रक्रिया का वितरण करता है, नहीं। दिए गए डेटा का विश्लेषण करता है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी किसका समर्थन करती है? आईसीटी है वो किसका समर्थन करती है? शिक्षक केंद्र शिक्षा, नहीं। आत्मनिर्देशित शिक्षा, हाँ दोस्तों। अधिनायकवादी शिक्षा, नहीं। रटने की शिक्षा, नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आत्मनिर्देशित शिक्षा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को एकीकृत करने का निम्नलिखित में कौन सा लाभ नहीं है? यह रुचिकर एवं प्रभावशाली अधिगम वातावरण बनाता है, ये तो लाभ होता है दोस्तों। यह विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप नहीं सक्रिय होता है, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से, अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक सूचना संचार तकनीकी मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तकों के रूप में प्रिंट मीडिया, नहीं। मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, हाँ दोस्तों ये हो जाएगा। चित्र चार्ट, नहीं होगा। रेडियो टेलीविजन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण टीचिंग में तकनीकी टेक्नोलॉजी की सहायता से छात्र क्या करते हैं? स्व अध्ययन में बाधा महसूस, नहीं, बाधा नहीं करते हैं। शोध कार्य नहीं, ये भी गलत है। शिक्षकों की अनुपस्थिति के समय भी सीख सकते हैं, हाँ दोस्तों ये सही हो जाएगा। शिक्षण कार्य में लाभ नहीं उठा, लाभ तो उठाते हैं, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण टीचिंग में आईटी के उपयोग से शिक्षक कम समय में अधिक शिक्षण प्रशिक्षण कर देते हैं, नवीनतम जानकारी के संसाधन प्रदान कर सकते हैं, हाँ दोस्तों। प्रभावशाली और अच्छे पाठ की रचना में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, यस। उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कल आपकी जो 26 जून की परीक्षा हुई थी, जिसमें जीके का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आया था, लेवल से क्वेश्चन बने थे उसमें। मैथ के तो बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन बने थे। अगला सवाल है आपका, उस पेपर के हिसाब से ही आप अपना तैयारी को बेहतर करें, प्रिपरेशन करें। जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक को जरूर देखें और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करें। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है। ऑनलाइन सीखना है, वेब आधारित सीखना है, एडुसेट के माध्यम से सीखना है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? मुख्य लक्ष्य पूछे कि कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचार करना, सही है दोस्तों। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है? आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है शिक्षकों का वेतनमान तैयार करना, नहीं, वेतनमान नहीं हो। स्कूल पत्रिका प्रकाश, हाँ ये स्कूल पत्रिका प्रकाशित करती है आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग, यही होता है, ऑप्शन
बी आपका सही जवाब हो जाएगा। परिणाम नहीं होता है, पाठ योजना निर्माण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है। आपके ना तो पैसे लग रहे हैं ना कुछ लिया जा रहा है, आपको बस एक क्लिक ही तो करना है। प्लीज़ एक क्लिक कर दिया करो। अगला सवाल है आपका, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? ई विषय वस्तु का उत्पादन नहीं, ये तो गलती हो जाएगा। जैविक उत्पत्ति प्रमाण, हाँ। विद्यालयों को तकनीकी क्षेत्र से बाहर रखना है, हाँ। किताबी ज्ञान को समाप्त करना, ये भी है। तो यही असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें असत्य कथन हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, आईसीटी का उपयोग किया जाता है। आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, हाँ दोस्तों, प्रदत्तों की व्याख्या में नहीं, सूचना एकत्रीकरण में नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, शिक्षकों की व्यापारिक व्यवसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी, तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आईसीटी के संदर्भ में गलत कथन पूछा है दोस्तों। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, हाँ दोस्तों, ये तो सही है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं, अध्यापक की आवश्यकता होती है, तो यही तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होती है, ये भी सही है। शिक्षा ज़्यादा प्रभावशाली, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा में आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग को दर्शाने वाले हैं? पूछे गए कौन कौन से कार्य हैं। तो अ में दे रखे हैं, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटर की ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर प्रणाली के द्वारा पढ़ा जाना, हाँ दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। अब ब पे दे रखा है, अ तो सही है आपका। ब पे दे रखा है, प्रश्न पत्रों की तैयारी में प्रश्न बैंक से वर्गीकरण कर प्रश्नों को सामंजस्य बैठाने हेतु प्रोग्रामिंग सहायता करना, ये भी सही है। शिक्षण हेतु ऑडियो वीडियो प्रस्तुत करना, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो तीनों ही सही है। आ, बा और सा सभी सही है, तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा, डी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या कार्य हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं? सूचनाओं का संग्रहण करना, हाँ दोस्तों, सूचनाओं का संग्रहण करना होता है। सूचनाओं का संप्रेषण होता है दोस्तों, सूचनाओं का प्रोसेसिंग होता है। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूचना संप्रेषण तकनीक के मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचना का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण, स्थानांतरण, सूचनाओं का पुनरुत्पादन, उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दीर्घ सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथन का सत्य कथन बताने, कौन कौन से सत्य कथन हैं? तो इसमें सुविधाओं की परिस्थितियों की कमी, ये भी सही है दोस्तों। पारस्परिक शिक्षण विधियों में शिक्षकों की असंगतता, ये भी है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में अपर्याप्त ज्ञान, ये भी है। शिक्षा का वैश्विकीकरण और विस्तार, तो ये भी है दोस्तों। तो इसमें सभी सत्य हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 सभी कथन सूचना संप्रेषण तकनीकी से होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षकों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए 1984 में शिक्षण सहायक विभाग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के विलय से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हाँ दोस्तों है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है, केंद्रीय अभियांत्रिकी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
आईसीटी का पूरा नाम लिखने से क्या है, ये 2018 में आया था केमिस्ट्री की परीक्षा में। आईसीटी का पूरा नाम पूछा है, ये हिंदी में पूछा है दोस्तों। तो आईसीटी का पूरा नाम हो जाए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। हाँ दोस्तों, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षकों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए 1984 में प्रशिक्षण सहायक विभाग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के विलय से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्थापित संस्थान कौन सा है, ये पूछा है दोस्तों। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से सूचना संप्रेषण तकनीक का कौन सा पक्ष है? पूछा गया है कि सूचना तकनीकी संप्रेषण का कौन सा पक्ष है? आदान लागत इनपुट है, प्रोसेस है, प्रक्रिया विश्लेषण है, आउटपुट है, प्रदाय उत्पादन, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शिक्षण में उपयोग को नियंत्रित नहीं किया जाता। किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता? परीक्षा पद्धति द्वारा। हाँ दोस्तों, परीक्षा पद्धति नहीं, तकनीकी नहीं, वैज्ञानिक स्थिति नहीं, ये भी नहीं है, आर्थिक भी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित में किस प्रकार संचार के वर्गीकरण किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है आपकी दृश्य श्रव्य दृश्य दोनों तरह की होती है, श्रव्य और दृश्य, श्रव्य दृश्य दोनों तरह की होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? कौन सा कारक प्रभावी शिक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? पूछा है दोस्तों। तकनीकी की कमी, हाँ दोस्तों नहीं होता है। पृथक पोषण होता है, शिक्षण कारक नीति होती है, संप्रेषण स्पष्टता सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक का कार्य भार अत्यधिक हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। हाँ, केंद्रीय हो जाएगी केवल। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय नहीं, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। ऑप्शन सी अच्छा सवाल। विद्या प्रयुक्त होगी, वो होगी शिक्षण में, आईसीटी की में अध्यापक की प्रदाता के रूप में रहेगी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा इसमें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना संचार तकनीकी है? सूचना संचार तकनीकी है। पाठ संदर्भ पुस्तक के रूप में, प्रिंट मीडिया नहीं है, मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, हाँ यही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वह कक्षा शिक्षण जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष संपर्क न होकर भी वास्तविक कक्षा का शिक्षण अधिगम अनुभव प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आभासी कक्षा कहा जाता है। वर्चुअल क्लासरूम आवासीय कक्षा कहा जाता है। तो आवासीय कक्षा आपका ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आवासीय कक्षा में वह बिंदु है, वह बिंदु नहीं है। पूछा है कौन सा बिंदु नहीं है? शिक्षण अधिगम में समय और स्थान के दृष्टिकोण को छात्रों की अनुकूलता होती है। शिक्षण अधिगम में विभिन्न माध्यमों की विधियों का प्रयोग होता है। दोस्तों, छात्रों के भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यही गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है आपका, महामारी के समय कौन सा शिक्षण प्रयुक्त होता है? महामारी के समय कौन सा शिक्षण प्रयुक्त होता है? ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है दोस्तों। श्यामपट्ट नहीं होता है, कच्चा शिक्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में जो शिक्षा सुविधा प्रासंगिक है वह कौन सी है? दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए वो होती है ई शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब छात्र ऑनलाइन स्कूल में भाग लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब छात्र ऑनलाइन स्कूल में भाग लेते हैं तो उसे आवासीय स्कूल कहा जाता है, वर्चुअल स्कूल का। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, वर्चुअल स्कूल। आपका अगला सवाल है, आजकल कौन से कक्षा कक्ष या क्लासरूम वास्तविकता बन गए हैं? वर्चुअल आवासीय कक्षा कक्ष बन गए हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुमाध्यम केंद्र मल्टीमीडिया सेंटर का अन्य क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है मल्टीमीडिया सेंटर का, बहुमाध्यम केंद्र का? बहुमाध्यम में अधिगम स्रोत केंद्र होते हैं, पाठ्य सामग्री केंद्र होते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र भी होते हैं। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? दूरदर्शन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? निर्देशात्मक दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन। ऊपर सभी हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, तो सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? ये 2018 में आया था हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में। सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? तो सीसीटीवी का पूरा नाम हो जाए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट कौन, ये नहीं होगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एजुसेट उपयोग कर रहा है? कौन सा एजुसेट उपयोग कर रहा है? तो इसमें एजुसेट हैं वो हो जाएंगे IASE, डाइट और CTE। IASE, डाइट और CTE सभी हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे, क्वेश्चन डिलीट हुआ था उस परीक्षा में, इसका बोनस अंक मिला था, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, इसमें एजुसेट होते हैं वो होते हैं आपके IASE, डाइट और CTE, ये तीन होते हैं। इन तीन के द्वारा वर्तमान में जो एजुसेट का उपयोग किया जा रहा है। अगला सवाल है आपका, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ट्रांसपाउंडर की होती है, प्रवाहक की होती है, संग्राहक की होती है, राडार की नहीं होती है, राडार सोनार नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है जो भारत सरकार द्वारा है? वो आपका एजुसेट है। कौन सा है? एजुसेट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। जीसेट नहीं है, चंद्रयान नहीं है, सरल नहीं है, एजुसेट है। अगला सवाल है आपका, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE कब शुरू की गई थी? SITE की शुरुआत की गई थी आपकी 1 अगस्त 1975 को की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया होती है वो आपकी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। और जो एजुकेशन के लिए आपको ई शिक्षा है, नो बैग डे है, जो भी दे रखे हैं आपके स्माइल कार्यक्रम हैं, इन सभी को विशेषकर ध्यान करके जाना है कब कैसे स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको वर्गीकृत किया जा सकता है तो उसको कहा जाता है श्रव्य दृश्य दो तरफा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न में प्रकार से संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? श्रव्य दृश्य दो तरफा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अलग अलग परीक्षा में आया था। अगला सवाल है आपका, परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित
की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन होती है उसको जाना जाता है आपका मिश्रित अधिगम। क्या? मिश्रित, आभासी मिश्रित अधिगम हो जाएगा, मिला जुला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से संबंधित समूह का चयन करना है। जो ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं उनको चयन करना है, कौन कौन से हैं। तो उसमें हो जाएंगे आपके ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। हाँ हो जाएंगे। ब्लॉग, ग्लोब नहीं होगा, ग्लोब नहीं होगा इसमें, प्रोजेक्टर भी नहीं होगा, ग्लोब नहीं होगा। तो ऑप्शन यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोशल मीडिया में परिगणित नहीं है। सोशल मीडिया में परिगणित नहीं है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में आता है दोस्तों, ट्विटर सोशल मीडिया में आता है, ब्लॉग्स सोशल मीडिया में आते, फिल्म्स सोशल मीडिया में नहीं आती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वेब रेडियो उदाहरण है। वेब रेडियो है वो आपका श्रव्य उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, सूचना एवं संचार का माध्यम रेडियो है। इस आकाशवाणी या रेडियो के आविष्कर्ता कौन है? रेडियो का आविष्कार किया था, वो किया था आपका मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, MOOC मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? क्रो और क्रो ने किया था। किसने किया था? नहीं, क्रो ने किया था, सॉरी, जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। MOOC मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का सबसे पहले निर्माण किया था, प्रयोग किया था, वो जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन ने किया था। डाउन और साइमन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा असंगत या गलत है? ऊंचाई कौन सा गलत है? इसमें दे रखा है मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मूक, MOO होता है। नहीं दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स स्वयं होता है, सही है, ये तो सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नीति आयोग होता है, नीति होता है, सही है। ऑनलाइन सर्वे ऑनलाइन हायर एजुकेशन AISHE होता है, तो यही हो जाए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है। भारतीय माध्यम है वो है स्वयं है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मूक MOOC का पूरा नाम क्या है? मॉसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। मॉसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हो जाएगा MOOC का पूरा नाम, जिसमें आपका मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मोसिस ओपन बीच में आएगा दोस्तों दूसरे नंबर पर। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, MOOC मूक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? जी अलग परीक्षा में आया था, जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल है आपका, MHRD के द्वारा निम्न में से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया? वो आपका मूक किया गया था। क्या किया गया था? मूक। वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के साक्षात किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मूक नहीं किया गया था दोस्तों, स्वयं भी नहीं है, पाठशाला भी नहीं है, साक्षात हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। पहले मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, ए होगा ऑप्शन। अगला सवाल है आपका,
NROER है, NROER है, इसका पूरा नाम पूछा है NROER। NROER होता है आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। नेशनल रिपोजिटरी, रिसोर्स नहीं होगा, रीच नहीं होगा, रिपोजिटरी, हाँ यही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविजन चैनल है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया था? वो किया गया था आपका स्वयं प्रभा। क्या किया गया था? स्वयं प्रभा किया गया था, ऑप्शन ए। तो जो भी हैं आपके ई शिक्षा है, ई लर्निंग है, ई शिक्षा का है, नो बैग डे है, स्माइल है, स्माइल 2.0 है, जो भी कार्यक्रम हैं वो सभी आपको देख के जाने हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, आखिरी सवाल है दोस्तों इस क्लास का, जिसमें पूछा है कि साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई एक किताब है, एक परियोजना है, एक अभियान है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। तो एक वन स्टॉप पोर्टल है ये साक्षात। साक्षात क्या है? एक वन स्टॉप पोर्टल है ICT की अवधारणा में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जो भी PDF हैं आपको मिलती रहेंगी तैयारी से संबंधित। थैंक यू। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। जितना हो सके उतना रिवीजन करें, जितना हो सके उतना फेरें कोर्स को, जो भी कर लिया है नया कंटेंट नहीं देखें, जितना हो सके उतना फेरें। PYQ अधिक से अधिक निकालें, PYQ जितना हो सके उतना निकालें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।